भारत सरकार के ऊपर से सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का भार धीरे धीरे कम होता जा रहा है, क्योंकि या तो इनमें विनिवेश कर दिया जा रहा है या निजीकरण कर दिया जा रहा है। लेकिन एक क्षेत्र ऐसा है जिसमें सरकार के ऊपर के दायित्व लगातार बढ़ रहे हैं, और वह है सार्वजनिक डिजिटल सेवाएं, सुविधाएं और उत्पाद। और इसमें भारत सरकार ने कई प्रशंसनीय काम किए हैं, जिनमें सबसे बड़ा है यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, जिसे बनाया है एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने। यूपीआई की उपलब्धि को पूरे विश्व में माना गया और इसके लिए कई देशों ने मांग की है कि वे भी अपने यहाँ यूपीआई तरह की संरचना को लागू करने में इच्छुक हैं। साथ ही यदि हम घरेलू बाजार में देखें तो बाजार में एनपीसीआई की भीम ऐप की जो हिस्सेदारी है वह 6ठे नंबर पर आती है, और उससे आगे कई सारी निजी कंपनियां हैं जैसे गूगल पे, फोन पे, अमेजोन पे, पेटीएम आदि, जो दर्शाता है कि सरकार ने अपने स्तर पर भले ही कितने भी अच्छे प्रयास किए हों, लेकिन निजी क्षेत्र से यदि प्रतिस्पर्धा की बात आती है तो कुछ ऐसी चीज है जिसकी सरकार में अभी भी कमी है, और इसे कैसे पूरा किया जा सकता है यही समझेंगे हम आज के वीडियो में। लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि यदि एनपीसीआई नहीं होता तो यह जो संरचना है जिस पर ये सारी निजी कंपनियां लेन देन कर रही हैं वह नहीं बन पाती, और साथ ही इसकी जो आधारशिला रखी गई थी वह थी मोबाइल नंबर, बैंक खातों और आधार नंबर को आपस में लिंक करा के, जिससे यह यूपीआई की पूरी संरचना तैयार हुई है। इसके अलावा भी भारत सरकार की कई उपलब्धियां हैं, जैसे कि यदि हम कोविड काल की बात करें तो कोविन ऐप, जिसका उपयोग हुआ वैक्सीन की उपलब्धता देखने के लिए, डैशबोर्ड देखने के लिए कि किस क्षेत्र में कितने लोगों को कहां वैक्सीन लगी है, और यह भी देखने के लिए कि आप अपना वैक्सीन सर्टिफिकेट कैसे प्राप्त कर सकते हैं, किस तरह से स्लॉट को बुक किया जा सकता है, और पासपोर्ट से वैक्सीन प्रमाण पत्र को कैसे लिंक कराया जाए, इन सब में काम आई है कोविन ऐप। वही हम पिछले वर्ष जाएं और कोविड की पहली लहर को याद करें तो आरोग्य सेतु ऐप एक बड़ी उपलब्धि बनकर उभरी थी, जो यह करती थी कि यदि आपकी संभावना है कि आप किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए हैं तो वह आपको अलर्ट करे और ट्रैक करे कि कौन लोग किसके संपर्क में आ रहे हैं। लेकिन इसमें एक चीज जो चिंता का विषय बन गई थी वह यह कि यह निजता के अधिकार का हनन करती थी, और इसलिए यह ऐप अपने पूर्ण स्वरूप में नहीं आ सकी, क्योंकि कई लोग जो ऐप की आवश्यकताएं थी जैसे ब्लूटूथ और जीपीएस को हमेशा ऑन करके रखा जाए ऐसा नहीं करते थे, जिसके कारण इस ऐप की उपयोगिता का पूरा उपयोग नहीं हो सका। लेकिन फिर भी इसे भारत सरकार की एक उपलब्धि माना जाएगा, क्योंकि विश्व के अन्य देशों में ऐसा देखने को नहीं मिला। वही हम सड़क परिवहन क्षेत्र में आ जाए तो फास्टैग है हमारे पास, जिसकी शुरुआत 2016 में हुई थी और 2021 की फरवरी में इसे अनिवार्य कर दिया गया है। अगस्त माह को देखें तो इसमें 20 करोड़ लेन देन हुए हैं फास्टैग के माध्यम से, जिससे कुल 3000 करोड़ रुपए का टोल एकत्रित हुआ है, जो दर्शाता है कि किस तरह से फास्टैग का प्रचलन बढ़ रहा है और इससे टोल एकत्रित करने में भी सहायता हो रही है। इतना ही नहीं, जो टोल नाकों पर अधिक समय लगता था वह फास्टैग के माध्यम से कम किया जा सका है। लेकिन अभी भी एक चिंता का विषय है कि अभी भी यह यात्रा पूरी तरह से बाधा रहित नहीं हुई है, एवं हम ऐसी परिकल्पना कर रहे हैं जहां पर टोल नाकों की ही आवश्यकता न हो, और इसके लिए सरकार के पास एक विचार है कि जीपीएस से ट्रैकिंग की जाए और कितने किलोमीटर कोई गाड़ी हाईवे पर चली है उस आधार पर इसका टोल काटा जाए, जो कि हम अगले 3 से 4 वर्षों में देख सकते हैं। वहीं यदि हम खरीद और बिक्री में देखें तो एक और निजी क्षेत्र में फ्लिपकार्ट और अमेजोन है, वहीं सरकारी खरीदों के लिए जेम यानी गवर्नमेंट ई मार्केट है, और ऐसे ही कृषि विशिष्ट उत्पादों के लिए ई नाम यानी नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट है, जिसके माध्यम से कई सारी खरीद बिक्रियां हो रही है। और वित्तीय वर्ष 2020-21 में पिछले वर्ष की तुलना में दोगुनी खरीद बिक्री हुई थी, जो दर्शा रहा है कि इन पोर्टल्स और इन मंचों का भी उपयोग किस तरह से गति पकड़ रहा है। ऐसे में हम इस निष्कर्ष पर आते हैं कि भारत सरकार ने कई सारे प्रयास किए हैं, लेकिन ये जो सारे प्रयास हुए हैं वह एक परियोजना के रूप में हुए, यानी किसी भी चीज को बनाने के लिए उसे एक परियोजना की तरह लॉन्च किया गया और फिर वह चीज लागू हो गई। इसमें ऐसा नहीं था कि सरकार के अंदर कोई ऐसी संरचना हो जिससे ये सारे पोर्टल्स आपस में लिंक हो सकें, यानी इन पोर्टल्स के विकास को सरकारी प्रक्रियाओं से लिंक करने की अभी तक कोई सुविधा नहीं थी। हाल में हमने देखा कि किस तरह से विवाद हुआ है इन्फोसिस के आईटी पोर्टल को लेकर, जिसमें काफी शिकायतें दर्ज की गई क्योंकि यह पोर्टल अच्छे से काम नहीं कर रहा है। हमारा मानना है कि इन्फोसिस की आलोचना होनी चाहिए, लेकिन हमें यह भी समझना चाहिए कि
कोई भी कंपनी उसी आधार पर सॉफ्टवेयर बनाती है जैसी आवश्यकताएं उसे बताई जाती हैं, और ऐसे में इसकी भी संभावना है कि जो वित्त मंत्रालय है उसके नौकरशाह अच्छे से नहीं समझा पाए इन्फोसिस को कि क्या आवश्यकताएं उनकी, और इस तरह से वांछित पोर्टल हमें नहीं मिल सका, जो दर्शाता है कि हमें एक ऐसे अधिकारी यानी चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर की आवश्यकता है जो प्रधानमंत्री कार्यालय से काम करें, और वह सिर्फ यह न देखें कि ये सारे मंच जो डिजिटली रूप से विकसित हुए हैं उनका प्रबंधन हो, बल्कि यह भी देखें कि नए मंच किस तरह से विकसित किए जाएं और उनके जो पूरा निर्माण कार्य होगा उसमें सहयोग करे। और इसके लिए आवश्यकता है चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर को। अवश्य ही जिस तरह से कॉर्पोरेट कल्चर होता है, इन्हें स्वायत्तता देनी होगी कि वे किस तरह से अपनी टीम चुन सकें, और साथ ही सरकार की एक सीमा होती है कि वह लोगों को कितना भुगतान कर सकती है। ऐसे में अच्छी मेधा को आकर्षित करने के लिए आवश्यकता है कि सरकार कुछ अन्य सुविधाएं दे, जैसे लुटियंस में जब तक उनका कार्यकाल रहेगा एक उन्हें फ्लैट या बंगला दे दिया जाए जो लोगों को आकर्षित करेगा, और ऐसे लोग कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम कर सकते हैं 3-4 वर्षों के लिए, और यह सरकार के लिए भी लाभकारी होगा। साथ ही हमें यह भी समझना होगा कि इसकी उपयोगिता अभी इसलिए है क्योंकि अभी हम जितने डिजिटल मंच देख रहे हैं भविष्य में इससे भी अधिक होंगे। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन भी जारी किया जा चुका है, और इस तरह से अन्य सुविधाओं को भी सरकार चाहेगी कि डिजिटल माध्यम से लोगों तक पहुंचाया जा सके, क्योंकि इसमें कोई लीकेज आदि नहीं होता है, और ऐसे में सीटीओ की आवश्यकता और बढ़ जाती है। मैं हूं निष्ठा अनुश्री, स्वराज्य को सब्सक्राइब अवश्य करें।